गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों फिर मैं हाजिर हूँ 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर और सब्जेक्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। बच्चों चैप्टर का नाम है मुर्गी पालन और नए ब्लूप्रिंट के आधार पर यह चैप्टर आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। बच्चों इस चैप्टर से एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर से, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, 5 नंबर बहुत होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, पूरे क्वेश्चन आपने अगर इनको समझ लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, शुरुआत करते हैं हम बस कुछ ही देर में, ठीक है ना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों अपने मित्रों को ज़रूर शेयर किया करें, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि शेयर करना तो आप बिल्कुल भूलें ही नहीं। चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहले प्रश्न है आपका, मुर्गी पालन के सिद्धांत लिखिए। मुर्गी पालन क्या होता है तो आप जानते होंगे कि मुर्गियों को पालना। तो सिद्धांत क्या है, तो प्रमुख सिद्धांत होते हैं। 5 नंबर अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। हमेशा अच्छी हेचरी से मुर्गियां खरीदना चाहिए। हमेशा अच्छी हेचरी से, हेचरी का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर आपके क्या होते हों अंडे, जहाँ से खरीदते हों, समझ रहे हो ना, वो हेचरी शाला होती है जहाँ से हमको अंडे एवं अंडों से चूजे प्राप्त होते हैं वहाँ पर। तो उन चूज़ों को अगर ख़रीदना है, उनको मुर्गियाँ हमको बनाना है तो अच्छी आपकी वहाँ पर हेचरी होना चाहिए, वहीं से ख़रीदना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हमेशा टीका लगी मुर्गी खरीदना चाहिए। अगर आप मुर्गी खरीद रहे हो तो टीका लगी, टीका मतलब उनको क्या लगा हो, टीका लग, बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं तो उनकी क्या लगते हैं, वैक्सीन लगती हैं, टीका लगते हैं, वैक्सीन बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो लगी हुई मुर्गी खरीदना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसी प्रकार से आपने खरीद ली। जब आप खरीद रहे हो तो जहाँ से हेचरी से आप खरीद रहे हो तो पहले जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि उनको वैक्सीन लगी हुई है बीमारियों की कि नहीं लगी हुई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, मुर्गियों का बीमा होना चाहिए। बिल्कुल बीमा कराना चाहिए भी कह सकते हैं। क्या होता है बच्चों कि मुर्गियों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जब फैलती हैं तो उनको विभिन्न रोग होने के चांस, मर जाती हैं ज़्यादातर, तो अगर बीमा होगा तो उनका हमको पैसा मिल जाएगा, इसलिए उसके बीमा हमको कराना चाहिए। चौथा है बच्चों, बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। ये तो सिंपल बात है, अगर हमें किसी मुर्गी में किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको स्वस्थ मुर्गियों से क्या कर दें, अलग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 5वां पॉइंट, हमेशा एक ही वंश के मुर्गी एवं मुर्गे रखना चाहिए। एक ही वंश, कोई भी जीनस है तो एक ही वंश के सभी मुर्गे एवं सभी मुर्गियां रखना चाहिए, ठीक है। 6वां पॉइंट है, एक मुर्गे के साथ लगभग 8 से 10 मुर्गी रखना चाहिए, इससे ज़्यादा मुर्गियां नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों मुर्गी पालन के क्या सिद्धांत होते हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट इनमें नहीं है। 5 नंबर का प्रश्न है बच्चों, ध्यान रखें विशेषकर। चलो बढ़ते हैं आगे बच्चों। आगे है आपका, मुर्गी के अंडे का औसत संगठन लिखिए। मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें कितने कितने प्रतिशत पाई जाती हैं। अंडा तो सबने देखा होगा और बहुत सारे छात्रों ने तो खाया ही होगा, खाते होंगे। तो क्या होता है अंडा, अंडा थोड़ी ना मांसाहारी होता, खाओ बिल्कुल बच्चों खूब खाओ, नो प्रॉब्लम। चलिए बात करते हैं अवयव में। जल, जल कितने प्रतिशत होता है अंडे में, 72%, 72% वाटर पाया जाता है। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा 13% होती है अंडे में और वसा की मात्रा 14% होती है। खनिज लवण 1% पाए जाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0.5%। बच्चों अगर आप इस प्रश्न को याद कर लेते हैं तो एक बार नहीं कई बार इस प्रश्न को पूछा भी गया है, संगठन आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। और एक जनरल बात भी हमको पता चली यहाँ पे कि उसमें प्रोटीन 13 होता है और वसा 14% होता है। तो इन चीज़ों कहीं कोई पूछ लेता है तो जनरली हम बता सकते हैं, इस अंडे के बारे में हमसे कुछ भी पूछ लो, प्रोटीन इतना होता है, वसा इतना होता है। तो ये जनरल प्रश्न भी एक अपने आप में बन जाता है। कई बार जैसे वाइवा होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का, तो उसमें ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं कई बार, इसलिए आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा याद ज़रूर रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं हम आगे।
बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंडे सेने की प्राकृतिक विधि के लाभ लिखिए। अंडे सेने की प्राकृतिक विधि का मतलब है बच्चों कि जो अंडे से चूजा निकलता है ना, तो उसको अंडे सेना बोलते हैं। और जनरल जैसे आपको पता है कि चूजा अंडे से 21 दिन में बाहर निकलता है। अगर मुर्गी ने आज अंडा दिया तो आज से 21 दिन बाद उस अंडे से चूजा निकल आएगा। तो अंडे का सेना प्राकृतिक मतलब अपने आप ही चूजा निकलता है, तो प्राकृतिक विधि कहते हैं। और कृत्रिम किसे कहते हैं? अगर हम उसे इंक्यूबेटर में रखें तो इंक्यूबेटर के यंत्र होता है, आपको पता ही होगा, आगे चर्चा करूंगा मैं उसकी। अभी तो सिर्फ यहाँ पे इतना बता रहा हूँ कि उस विधि से अगर हम प्राकृतिक विधि जनरल यूं ही निकले तो उनसे हमको क्या लाभ होता है। सबसे पहले बात करें बच्चों, यह विधि सरल है और अंडे सेने में खर्च कम आता है। सही बात है, हमारा तो कोई खर्चा नहीं हो रहा, मुर्गी अंडों पर बैठती है और 21 दिन में चूजा निकल आता है, तो कोई खर्च हमारा तो आता ही नहीं है। दूसरा है बच्चों, यह विधि छोटे मुर्गी पालकों के लिए अच्छी है। बिल्कुल, जिसके पास कम मुर्गियां हैं, 10 20 25 मुर्गियां हैं, तो उस मुर्गी पालक के लिए यह विधि सरल है। ठीक है ना जी। तीसरा पॉइंट है बच्चों, इस विधि में मुर्गी अंडे सेने के साथ चूजों को भी पालती है। बिल्कुल, अपन ने देखा है कि गांव में जनरल जो छात्र गांव से होंगे, सिटी में भी होने लग गया है आजकल तो मुर्गियां जो होती हैं ना, बच्चों से चूजा निकलने के बाद उनको पालने का भी काम करते हैं, घुमाती हैं। पीछे देखिए छोटे छोटे चूजे कितने प्यारे लगते हैं, है ना। तो ये चीज़। चौथा है बच्चों, इसमें अंडा सेने के लिए अलग से स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल, जहाँ पर अंडे रखे होते हैं वहीं पे उन्हीं के ऊपर मुर्गी बैठ जाती है और लगभग 21 दिन तक उन अंडों पर बैठती है और उनसे चूजे निकल। तो अलग से स्थान कहाँ चाहिए बताइए, वहीं पे है, वहीं पे पूरा काम आपका हो जाता है। पांचवा पॉइंट है बच्चों, इस विधि में अंडे सेने के लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। बताइए, कोई उपकरण चाहिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, है ना। तो इसमें किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो अंडे सेने की जो प्राकृतिक विधि है उसके लाभ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे बच्चों। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस मत पता तो चलना चाहिए ना अंडे सेना क्या होता है। इस बात का अगर आपको पता चल समझ में आ गई बात ना, तो उम्मीद करता हूँ पूरा ही प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया हो। अंडे सेने का मतलब क्या होता है? अंडों से चूजों को बाहर निकलना। ठीक है ना। चलिए बच्चों, बात करते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट है आपका अंडे सेने की प्राकृतिक विधि की हानि। बिल्कुल, किसी से अगर लाभ होगा तो उसकी हानि भी होंगी। तो जस्ट उल्टी कर दीजिए, देखिए आप लोग उल्टा करेंगे जैसे ही उनको लाभों को। यह विधि बड़े मुर्गी पालकों के लिए अच्छी नहीं होती। सही बात है, अगर बड़े मुर्गी पालक का मतलब होता है जिसके पास हजारों मुर्गी हैं, समझे ना बात को। तो प्राकृतिक विधि कितना समय लग जाएगा, जब वो अंडे उसको सेने में समय लगेगा, समझ रहे ना बात को। तो उनके लिए यह विधि अच्छी नहीं है बच्चों। दूसरा है, चूजों में बीमारी फैलने की संभावना अधिक रहती है। बिल्कुल, जो चूजे होते हैं मुर्गियों के साथ रहते हैं, मुर्गी उनको पालती है, मुर्गी उन अंडों पर बैठती है, तो उनको बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि मान के चलो किसी मुर्गी को ही अगर कोई बीमारी के लक्षण है तो वह चूजों में, छोटे छोटे चूजे तो उनमें चले जा सकते हैं। तो चूजों में बीमारी फैलने की संभावना अधिक रह जाती है बच्चों। सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। बिल्कुल, प्राकृतिक विधि में क्या है, अपन जानते हैं कि मुर्गी अंडों पर बैठेगी तो कौन सफाई पर ध्यान दे रहा है? वहीं पर मुर्गी बैठ रही है, कुछ भी कर रही है, जनरली गंदगी भी उन अंडों पर पहुंच सकती है, समझ रहे हो ना। तो सफाई का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ये तीसरा आपका क्या है, इसकी हानि है बच्चों। चौथा है, कुड़क मुर्गी का पता लगाना कठिन होता है। कुड़क मुर्गी क्या होती है बच्चों? जो मुर्गी अंडों पर बैठती है उसे कुड़क माँ या कुड़क मुर्गी कहते हैं। अच्छा, कुड़क नाम क्यों कहते हैं बच्चों? कुड़क का मतलब होता है इन मुर्गियों के पाँव में, पाँव यानी पैर में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, कह सकते हैं। उन बालों को सैक कहते हैं। और जो सैक होते हैं ना, वो पैरों में अगर होंगे तो ही मुर्गी से अंडों जो चूजे प्राप्त होंगे। चूजे मतलब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर आपके सैक होना जरूरी है। उन सैक से क्या होता है, मुर्गी के अंडों में गर्मी बनी रहती है, उनका टेम्परेचर जो है ना अंडों का बना रहता है। पैरों में सैक होते हैं, आपने देखा नहीं होगा, प्रैक्टिकल मैंने कराया है बच्चों को अपने हाथों। आप लोग आपके स्कूल में पढ़ते होंगे तो शायद मुर्गी आपने देखी होगी और उसके सैक भी देखे होंगे। नहीं देखा है तो आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर भी, और आप लोग गूगल पर भी उसका फ़ोटो देख सकते हो बच्चों। चलो बच्चों, लास्ट पॉइंट है आपका, यह विधि व्यावसायिक दृष्टि से ठीक नहीं है।
बिल्कुल बच्चों, व्यावसायिक दृष्टि का मतलब होता है अगर कोई धंधा करता है मुर्गी पालन का, उसका बिजनेस चलता है, तो वहाँ पर प्राकृतिक विधि का कौन ध्यान दे रहा है? भैया इनक्यूबेटर लाने ही पड़ते हैं, तभी जाके अंडे निकले। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गई होंगी यानी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है आपका, अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों का चयन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? अंडज उत्पत्ति का मतलब होता है जिन अंडों से चूजे बाहर निकलना है, तो हम जैसे अंडे लिए हमने, तो अंडों से चूजे बाहर निकलना है, तो उस अंडज उत्पत्ति कहते हैं उसे। अंडज अंडज, अंडा और जा का मतलब जन्म, अंडों से बच्चे निकलना है, चूजे निकलना। तो अंडों का चयन, मान के कौन से अंडे से चूजे निकलेगा, तो उसका चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उनको। तो उस समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें आप लोग। अंडों के तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहली हम बात करते हैं कि अंडों के निषेचन की जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो अंडा है ना वो फर्टिलाइज्ड है कि नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में अंडे आते हैं ना बच्चे, जो अनफर्टाइल अंडे होते हैं, इनमें चूजा बन ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है, सभी अनफर्टाइल अंडे होते हैं। सभी फर्टाइल क्यों होते हैं बच्चों? जब ये मुर्गी से अंडे ये सब मिलते हैं ना, तो इनको कई केमिकल्स के द्वारा ट्रीटमेंट करके रखा जाता है, इससे इनमें चूजा नहीं बन सकता है। ठीक है बच्चों, जो मार्केट में अंडे बिकते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, तो निषेचन की जानकारी होना चाहिए, पहली बात याद रखना है। दूसरा है बच्चों, अंडा 1 सप्ताह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप अंडे खरीद रहे हो, किसके लिए? अंडज उत्पत्ति के लिए, कि उससे हमें क्या मिले? चूजे मिले। तो जो अंडा आपने खरीदा वो 1 सप्ताह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा है बच्चों, अंडा गहरे भूरे रंग का होना चाहिए। कलर से हम पहचान सकते हैं कि जो अंडा है वो कैसा हो, तो भूरे रंग का अगर वो अंडा है, वो भी गहरे भूरे रंग का होना चाहिए, तो ही वो अंडा आपका अंडज उत्पत्ति के लिए बेस्ट माना जाएगा। क्लियर बच्चों। चौथा बिंदु है, अंडे का वजन 55 से 57 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 55 से 57। एक अंडे का भार कह सकते हैं वजन, इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है बच्चों, अंडा देखने में कैसा होना चाहिए? चमकदार। बिल्कुल, दिखाई दे तो कैसे देना चाहिए? चमकदार होना चाहिए अंडा। ठीक है बच्चों, तो ये 5 बिंदु हैं अंडज उत्पत्ति के लिए ध्यान रखने वाली जो बातें हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम आगे बच्चों। आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है आपका, अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। बच्चों, अंडज उत्पत्ति को विभिन्न कारक आपके प्रभावित करते हैं, जिसमें है नंबर 1, अंडों का आकार, साइज। बिल्कुल, हमने देखा है जनरली कि मध्यम आकार के अंडों की अंडज उत्पत्ति अधिक होती है। ना तो अंडे छोटे होना चाहिए और ना ही अंडे बड़े होना चाहिए। कौन से होना चाहिए? मीडियम आकार के अंडे होना चाहिए, जिनसे अंडज उत्पत्ति अधिक होती है, मतलब चूजे हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं अंडों से। ठीक है बच्चों। दूसरा आपका बिंदु है मुर्गी की आयु। तो जवान मुर्गियों से प्राप्त अंडों की अंडज उत्पत्ति अधिक होती है, अगर हम देखें किसके अपेक्षा? जो आपकी मतलब बूढ़ी मुर्गियां होती हैं उनकी अपेक्षा। ठीक है ना। तो जवान मुर्गियां जो होती हैं, अगर उनसे प्राप्त जो अंडे होंगे, तो उन अंडों से चूजे ज़्यादा प्राप्त होंगे। ठीक है ना। मतलब बहुत सा ऐसा होता है बच्चों, अंडज उत्पत्ति इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि कई बार जो अंडों से चूजे निकलते नहीं हैं, वो सारे मतलब अनफर्टाइल आपके अंडे निकलते हैं, उनसे बच्चे निकलते ही नहीं जाता है ना। तो ये होता है। ठीक है ना, जैसे बूढ़ी मुर्गियों में ज़्यादातर देखा जाता है। तीसरा है तापमान। बच्चों, टेम्परेचर बहुत अधिक या बहुत कम टेम्परेचर पर अंडज उत्पत्ति को कम कर देता है। बिल्कुल बच्चों, कि वो अगर टेम्परेचर या तो ज़्यादा हो जाए या बिल्कुल कम हो जाए, तो बिल्कुल अंडों से चूजे आपके उनका उत्पत्ति कम हो जाती है। बिल्कुल। चौथा है बच्चों, ऋतु का प्रभाव। गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अंडों की अंडज उत्पत्ति अधिक होती है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि गर्मियों में अंडे से चूजे कम निकलते हैं, जबकि सर्दियों में अंडों से चूजे अधिक, मतलब अंडज उत्पत्ति अधिक होती है। ठीक है बच्चों, अंडज उत्पत्ति के प्रभावित करने वाले कारक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं बढ़ता हूं आगे। समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए मेन चीज़। 5 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जा रहा है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं उनको आप अच्छी प्रकार से समझते जाएं। चलिए, अब चढ़ते हैं वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनक्यूबेटर का उपयोग करते समय
कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनक्यूबेटर क्या होता है बच्चों? इनक्यूबेटर होता है कि अंडे सेने के लिए एक कृत्रिम मशीन, उस मशीन में अंडे रख देते हैं, मुर्गियों की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनसे क्या निकलते हैं, 21 दिन में चूजे बाहर निकल आते हैं। मशीन में अंडे रखते हैं बच्चों, समझ रहे हो ना बात को? उसका मशीन का नाम है इनक्यूबेटर, याद रहे आपको। चलिए, तो उसका प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चों विभिन्न बातें हैं, विभिन्न सावधानी याद रखनी है, निम्नलिखित सावधानी याद रखनी है। नंबर 1, इनक्यूबेटर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, इनक्यूबेटर में आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी की मात्रा 60% होना चाहिए। कितने परसेंट होना चाहिए? 60% होना चाहिए। तीसरा बिंदु है, इनक्यूबेटर में उचित वायु संचार होना चाहिए। बिल्कुल हवा का आवागमन अच्छी तरीके प्रकार से उसमें होना चाहिए। चौथा बिंदु है, इनक्यूबेटर में 21% ऑक्सीजन होना चाहिए। बिल्कुल जो वायुमंडल में आपकी 21% ऑक्सीजन रहती है ना, उतनी ही इनक्यूबेटर में होना चाहिए। पांचवा बिंदु है बच्चों, इनक्यूबेटर में 0.3% से अधिक CO2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि CO2 अधिक होने के कारण कई बार अंडों से चूजे प्राप्त ही नहीं होते हैं। तो ध्यान रखें 0.3%, ये आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये काफ़ी मायने रखती है, ध्यान रखें आपका विशेष इसका। इतनी वायुमंडल में पाई जाती है, आपको याद होगा, वैसे आपने फिजिक्स पढ़ी है, वायुमंडल चैप्टर ही पढ़ा है पूरा, मौसम एवं जलवायु, तो वहाँ पर शायद आपने पढ़ा हो इसको। चलिए बच्चों, छठवां बिंदु क्या है, इनक्यूबेटर में अंडों को 24 घंटे में 4 बार पलटना चाहिए। कितनी बार पलटना चाहिए? 4 बार कम से कम पलटना चाहिए। अब बच्चे कह रहे हैं ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करते हैं बच्चे, अगर एक साइड से ही अगर आपने अंडे को रखा रहने दिया तो जो अंदर उसमें बच्चा बनेगा, चूजा बनेगा, तो वो जो है ना बनेगा ही नहीं अगर एक तरफ से ही रखा रहा अंडा, तो उसको पलटते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आप विशेष पकड़। अब इससे भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आ रहा हूँ बच्चों, जो कि ज़्यादातर आपके एग्जाम में मिलने के आपको चांस हैं इसके। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों आगे। मुर्गी पालन की 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। बच्चों कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। बच्चों को बहुत टफ लगता है ये आपका प्रश्न जो है ना, और टफ लगता है तो बच्चे ध्यान नहीं देते, जबकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखें इसको। देखिए कौन कौन सी सोसाइटी हैं आपकी, संस्था हैं जो मुर्गी पालन की काम, मुर्गी पालन जहाँ पर होता है, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो बच्चों रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। दूसरा है बच्चों नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्ट। तीसरा ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन, 2 बार लिख दिया लेकिन एक बार ये ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन। इसके बाद है आपका ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन, और इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑन पोल्ट्री डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये तो बीच में आपकी 2 तो एक जैसी हो गई हैं, 4 ही आपकी सहकारी संस्था हैं। एक और बच्चे इसमें होना चाहिए, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपका मिस हुआ है, तो मैं 5वां जो बिंदु है मैं उसको बता देता हूँ आपको कि क्या आपकी संस्था हो सकती है। थोड़ा 1 सेकेंड आप वेट करिए थोड़ा सा। हाँ बच्चों, तो ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन है एक, तो आपने 4थे नंबर की, जबकि जो एक और है आपके 3रे नंबर की, वो भी हमने 2 बार उसमें लिखा ऑल इंडिया, तो वो उसको आप कर लीजिए ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री। इसमें इंडस्ट्री आ जाएगा, थोड़ा आप सही कर लीजिए इसको, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री होगा बच्चों। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चों 5 सहकारी संस्थाएं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छी प्रकार से, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं बच्चों। 8 प्रश्न मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं, 8 प्रश्न से एक प्रश्न आपका आपके एग्जाम में जरूर आपको मिल जाएगा, बस आप याद रखिएगा बच्चों। हाँ, एक प्रश्न जैसे चित्र वाला पूछा गया है कई बैच पहले, तो उसको भी थोड़ा देख लेना। चित्र इसमें नहीं बन पा रहा था इसलिए नहीं बनाया मैंने। अंडे का सचित्र वर्णन कीजिए, समझ रहे हो ना, तो चित्र जो अंडे का होता है वो आप लोग देख लें। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो उसको थोड़ा सा चित्र देख लेना। क्या जैसे कवच रहता है, उसमें सफ़ेदी रहती है ना, और पीतक रहता है, तो उसको थोड़ा सा
देख लीजिए आप जरूर, ठीक है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, अगर बाई चांस कभी पूछ लिया गया। वैसे इस 8 में से आपका एक प्रश्न आपको 101% आपको मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस पढ़ लें, ठीक है ना। सोसाइटी कई बार पूछी गई, इन पर थोड़ा विशेष फोकस करें, बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं इसलिए, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।